लेकिन जहां तक आय दुगनी करने का सवाल है, मैं दावे के साथ कहता हूं कई किसानों की आय दुगनी हुई है। मैं तो नाम और फोन नंबर देके वहां बताने वाला था पार्लियामेंट में कि पूछ लो आप। कई किसानों की आय दुगनी भी हुई है, तिगुनी भी हुई है, चौगुनी भी हुई है, जो आधुनिक कृषि करते हैं, आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का सवाल है, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी आय तो 8-8 गुना भी बढ़ी है। ऐसे उदाहरण है। ये कई का कुछ परसेंटेज है सर कि इतने किसानों की हो गई होगी? ऐसा है कि खेती ऐसा विषय नहीं है कि यूनिवर्सल तनख्वाह की तरह के 5,000 से सबकी 10,000 हो गई, ये नहीं होता। कई बार जलवायु पर डिपेंड करता है, आप जानते हैं। अगर ओला इल्ली सूखा पाला फसल प्रभावित कर देता है, कई बार रोग के अटैक हो जाते हैं, कई बार कीमतें अच्छी मिल गई तो आमदनी बढ़ जाती, कीमतें अच्छी नहीं मिली तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन बावजूद इस सबके किसानों की आय बढ़ी है, कई की दुगनी भी हुई है, कई की उससे ज्यादा भी बढ़ी है। हाँ, परिस्थिति अगर अलग है, फसल खराब हो गई तो कोई एक साथ ये सिद्धांत लागू नहीं होता। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे किसान के जीवन स्तर को, निश्चित तौर पर पहले से बहुत बेहतर हुआ है। गांव में जाके देख लीजिए। अगर आप उपभोग की चीजें देखें तो अब केवल खाने खाद्यान्न पे खर्चा नहीं करता। अब हमारे किसान भाई बहन परिवहन पे भी खर्चा करते हैं, वो फल भी खा रहे हैं, वो दूसरी चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो जो जीवन स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। हाँ, हमारे साथ समस्याएं हैं कई तरह की। ऑस्ट्रेलिया की तरह, ब्राजील की तरह, यूएसए की तरह हमारे यहाँ बड़े किसान नहीं है कि 5,000 हेक्टेयर जमीन हो कि 10,000 हेक्टेयर जमीन हो। हमारे यहाँ तो लैंड होल्डिंग काफी कम है, आप जानते हैं। 1 हेक्टर एवरेज 0.96%, इतनी तो जमीन है हमारे पास। हेक्टर इतनी जमीन है हमारे पास, तो उस जमीन में खेती करना दुष्कर कार्य है, कोई आसान काम नहीं। लेकिन ऑपोजिशन लेकिन उसमें लगातार प्रयत्न करके उनकी आमदनी बढ़ाते रहना। तो देखिए, उत्पादन बढ़ता है तो आमदनी बढ़ती है। मैं आज बहुत ब्रीफली आपको बताना चाहता हूं, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि गई तो सीधे खाते में गई, तो वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी। फर्टिलाइजर सब्सिडी आज भारत सरकार इस साल 1,70,000 करोड़ रुपया हमने बजट में रखे। पिछले साल 1,84,000 करोड़ खर्च किए, उसके पहले 2 लाख करोड़ भी खर्च किए। अगर संस्थागत ऋण पहले साहूकारों से किसान लेता था, अब अगर किसान क्रेडिट कार्ड पर कम दरों पर अगर वो खेती के लिए पैसा लेता है तो संस्थागत ऋण और ओवरऑल ऋण बढ़ के 28 लाख करोड़ हो गया, पहले कभी 7 लाख करोड़ था। अगर आप फसल के नुकसान की बात देखें तो पहले फसल बीमा जैसी कोई योजना नहीं थी बेहतर, लेकिन पिछले दिनों 1,92,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनके खाते में डाले गए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए पर्याप्त सब्सिडी किसान को दी जा रही है। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल के लिए किसान को सब्सिडी देने का काम किया जा रहा है। तो एक नहीं, ऐसी कई चीजें हैं। नहीं, इसमें 2 प्रश्न जो पूछे जाते हैं। एक तो कि अगर किसान की स्थिति बेहतर हो रही होती तो आपको उसके अकाउंट में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना के तहत क्यों डालने पड़ रहे थे? दूसरा, इसमें एक और चीज जोड़ दूं। दूसरा, सरकार कहती है कि हमने गरीबी घटाई, विपक्ष कहता है जब आप गरीबी घटा रहे हैं तो फ्री में राशन क्यों देना पड़ रहा है? अब विपक्ष गरीबी का मतलब ही नहीं जानता क्या होता है। नारे उनने लगाए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटी। हमने सारे ये प्रयास किए मेरे मित्र। गरीबी इसलिए हटी, निःशुल्क राशन दे रहे हैं तो राशन में लगने वाला पैसा गरीबों का बच रहा है, वो दूसरी चीजों में खर्चा कर रहा है। हम मकान बना के दे रहे हैं गरीबों को, मकान का पैसा बच रहा है तो दूसरे कामों में, बच्चों की शिक्षा में खर्चा करेगा। हम अकेला मकान नहीं दे रहे, मकान नहीं कहते, घर दे रहे हैं, उसमें पीने का पानी दे रहे हैं, नल कनेक्शन दे के, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं। हम फ्री में बिजली मिले इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य बिजली घर योजना बना रहे हैं। एक नहीं, हम इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू कर रहे हैं। हम ऐसे भी खाते में पैसे डाल रहे हैं। जब ये सारे प्रयत्न हुए तब 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए। बिना कुछ किए थोड़ी उठ जाएंगे। अब कोई जादू का डंडा थोड़ी है कि कुछ करो ही नहीं और गरीबी रेखा के ऊपर गरीब चला जाए। उनने कुछ किया नहीं, वो केवल नारे लगाते रहे। हम ठोस काम कर रहे हैं। उसमें जब आप 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, आपका विजन 2047 में भारत के किसान को कैसा देखने का है? देखिए, मैंने बताया कि हमारी समस्या है छोटी लैंड होल्डिंग, और इसलिए हमने जो सपना देखा है और जो संकल्प किया है और जो रोड मैप बनाया है, हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर जोर देंगे। मतलब केवल खेती नहीं,
खेती तो करे और खेती में भी एक फसल नहीं, खाद्यान्न भी पैदा करे, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, लेकिन उसके साथ साथ पशुपालन भी। उसके साथ अगर किसी की रुचि है तो बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम का उत्पादन, अलग अलग तरह की चीजें पैदा करने का काम करें। और ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा कर रहे हैं, हमारे कई किसान कर रहे हैं ये। और उसके साथ साथ हम केवल उत्पादन नहीं, कच्चे उत्पाद का वैल्यू एडिशन कैसे करें, एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। इस बार आप देखोगे काजू, कोको, कॉफी, अगर चंदन, नारियल, कैश क्रॉप, जिससे और ज्यादा पैसा मिल सकता है, उसको प्रोत्साहित करने के काम हो रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि छोटी जोत के आकार में भी किसान ठीक फायदे की खेती कर सके। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल, अब हम फार्मर आईडी बना रहे हैं, कभी नहीं बनाया पिछली सरकारों ने। आज 9 करोड़ 60 लाख लोगों की फार्मर आईडी हम बना चुके हैं। और फार्मर आईडी का फायदा क्या होगा, वो बैंक लोन लेने जाएगा तो किसी कागज की जरूरत नहीं, फार्मर आईडी बताए, सारे डेटा मौजूद है, 2 मिनट में उसको लोन मिल जाएगा। अगर उसकी फसल खराब होती है, वो केवल फोटो डाले तो उसका खेत का नंबर से लेके मिट्टी का प्रकार तक सब पता रहेगा, उसको सलाह मिल जाएगी। एक नहीं, ऐसे कई काम होंगे। तो हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कम लैंड होल्डिंग में वो ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सके, इसकी कोशिश। आधुनिक कृषि पद्धतियां, हम एआई का भी इस्तेमाल करेंगे, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल भी करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स से लेके कई नई पद्धतियां आ रही जिसमें ज्यादा जमीन नहीं लगती, कम जमीन में काम चल जाता है। तो आप जो ये विजन 2047 के लिए देख रहे हैं किसानों के लिए, क्या वहां तक पहुंचने के लिए आपको वो 3 कृषि कानून लगेंगे जो नहीं आ पाए, क्या वो आएंगे? देखो, हम केवल एक चीज से बंधे रहकर नहीं करते। ये करने के लिए हमने बाकायदा, जो मैंने बताया, रोड मैप बनाया है, उसकी योजनाएं हैं। जैसे पानी बचा के कम पानी में ज्यादा फसल करना है, और फर्टिगेशन भी आपको आसानी से करना है, तो अब हमने ड्रिप इरिगेशन शुरू कर दी। उसी में खाद मिला के डाल दो, पानी के साथ जड़ों में सीधे खाद मिल जाता है। तो इन सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे। आपको लोग कह रहे हैं कि जब से आप आए हैं उसके बाद से वो जो 3 कृषि कानून का विरोध करने वाले लोग थे वो भी नहीं दिख रहे हैं। आपने कुछ डील की है उनसे? हम तो प्यार की डील करते हैं भाई। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, संवाद से समाधान। झगड़ा कैसा, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। अब किसान है तो कोई आप अपनी मांग रखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। आप गले लगाओ, प्यार से बात करो, जो हो सके करो, जो नहीं हो सके उसके लिए कन्विंस करो। तो मैं समझता हूं संवाद से समाधान ही रास्ता है। आप कह रहे हैं आप प्यार की डील करते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं आपने अमेरिका से जो डील की उसमें देश के किसानों से समझौता कर लिया उनके हितों से। वहां किससे प्यार दिखा दिया आपने? ऐसा मोहब्बत की दुकान तो उनने खोली थी। अब आजकल मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं। वो हर चीज में विरोध। मैं किसी को विरोधी नहीं मानता, मैं उनको भी मित्र मानता हूं, भाई मानता हूं। लेकिन ऐसा नेगेटिव माइंडसेट है, हर चीज का हम तो विरोध करेंगे साहब। और आपदा में अवसर देखना, ये मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा। देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें सारा देश, पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, आम सहमति बनाता है। आपको ध्यान होगा जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय अटल जी ने पूरा जनसंघ इंदिरा जी के पीछे खड़ा था कि इस समय देश सर्वोपरि है। आपको यह भी ध्यान होगा कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जरूरत पड़ी थी स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी को, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी विरोध में होने के बाद भी देश का प्रतिनिधित्व करने गए थे, लीड किया था उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को। ये होती है एक राष्ट्रीय भावना। हम घर में राजनीतिक मुद्दों पर लड़ेंगे, लेकिन राष्ट्र हित के मुद्दों पर सारा देश एक रहेगा, राष्ट्र हित सर्वोपरि। मैं एक घटना आपको सुशांत जी सुनाना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री के रूप में अमेरिका गया, तो मुझे वाशिंगटन डीसी में एक सवाल पूछा गया। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कि आपके प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने कहा कदापि नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है और भारत का प्रधानमंत्री हमारा गर्व है। भारत का प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता।
और मैंने गर्व से कहा अमेरिका में मैं ये कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। लेकिन आजकल जो माइंडसेट बना, हर चीज में बस विरोध करो, ऑपरेशन सिंदूर, हमारे कितने विमान गिर गए, बस इसमें इंटरेस्टेड है। अभी एक दिन कह रहे थे, मुझे बहुत मन में अच्छा नहीं लगा, अभी तो बड़ी दिक्कत आने वाली है, अभी तो शुरुआत हुई है, अब तो गैस नहीं मिलेगी, अब तो तेल नहीं मिलेगा, और आप आनंद ले रहे हैं कि नहीं मिले तो अच्छा है, मोदी फंसेंगे। अब ये कोई दृष्टिकोण रहता है क्या? ये नेगेटिव राजनीति है, नकारात्मक राजनीति है। इस समय तो खड़ा होना चाहिए सबको एक साथ। तो उनका हाल वही हो गया है कि केवल विरोध करेंगे चाहे कुछ हो जाए, मेरी एक फूटे तो फूट जाए, तेरी दोनों आंखें फूटनी चाहिए। आपसे संसद में राहुल गांधी कभी टकराए, आपने उनको कुछ सलाह नहीं दी? आपने कहा इतना अनुभव है आपका, प्रशासनिक तौर पर कहूं और सार्वजनिक जीवन में कहूं, आपने उनको नहीं कहा कि ये थोड़ा चेंज कीजिए, कुछ बदलाव दिखेगा? मैंने तो पार्लियामेंट में उनको चर्चा में बोलते हुए मैंने कहा बिना मांगे सलाह दे रहा हूं मैं, और मैंने उनसे कहा कि वो हर चीज में मोदी जी का विरोध छोड़ दें, क्योंकि ये विरोध उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। विरोध के लिए देखिए आलोचना होनी चाहिए, लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना का स्वागत है। और मैं तो कहता हूं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। लेकिन हर चीज में केवल गाली देना है तो आपके बारे में सोच ये बन जाएगा, आप तो विरोध के लिए विरोध करते हैं। सर, उनका विरोध अगर थोड़ी देर छोड़ भी दें, अभी देश के सामने एक बड़ा संकट आ गया, अमेरिका, ईरान, इजराइल लड़ रहे हैं, हम बीच में फंस गए। क्या देश के किसानों के लिए संकट है? क्या देश में जो अभी बुआई का समय है उसमें कोई दिक्कत आने वाली है? क्या उर्वरकों को, फर्टिलाइजर को लेकर कोई दिक्कत है? जब भी युद्ध होता है सारी दुनिया के लिए वो संकट होता है, और उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर हर एक देश पे पड़ता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी है, पूरी दुनिया को परेशानी है। आज युद्ध कभी अच्छे नहीं होते, लेकिन इतना पक्का है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सारी योजनाएं बनाई है कि परिस्थिति अगर पैदा होगी, जैसे आप अगर आज की बात करें, मेरे पास फर्टिलाइजर का भारत सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है। कितने दिन का? हमें अभी कोई चिंता नहीं है, और आगे कैसे पर्याप्त बना रहे उसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं, क्योंकि जहाज नहीं आएंगे, बाकी दिक्कतें होंगी तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये तो गलत होगा। लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ है जो देख रहा है रास्ते सब, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां से आएगा। संकट है, लेकिन संकट में से जो रास्ता निकाले वही तो नेता है भाई। इस संकट में भी मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने किसान भाई और बहनों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई चिंता ना करें, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, और इंतजाम करके हम किसान की खेती बाड़ी को ठीक ढंग से चलने देंगे। ये हमारी प्राथमिकता है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो देश के कृषि मंत्री किसानों को गारंटी दे रहे हैं कि ना खाद की कमी होगी, ना खाद की कीमत बढ़ेगी। देखिए, मैंने कहा कि हम कोई भी प्रयत्न नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा संकट तो है, मैं ये कहूँ कि कुछ है ही नहीं है, हम तो चुटकी बजाएंगे और आ जाएगा, ये नहीं है। अगर लंबा युद्ध खिंचता है तो दिक्कतें होगी। प्रधानमंत्री जी ने भी आज सब मुख्यमंत्रियों से बात की है, लेकिन रास्ता निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम तो अब आज से गुणा भाग कर रहे हैं कि कैसे आएगा, कहां से आएगा, क्या आएगा, और विकल्प उसके क्या क्या हो सकते हैं। क्या महंगाई बढ़ने वाली है? युद्ध होता है तो कई तरह की चीजें होती है मेरे मित्र, लेकिन अब मैं कोई ऐसा ज्योतिषी नहीं हूं कि कल कितनी बढ़ेगी, परसों कितनी बढ़ेगी। अब रोज टेलीविजन चैनल्स देखते हैं तो लगता है कि शायद आज खत्म हो जाए, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन। अब आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनती है ये तो उसके बाद ही कोई कह सकता है। लेकिन मैं अपने नेतृत्व पर हमारा पूरा भरोसा है, संकट में से रास्ता निकालेंगे। आपदा में भी हम लोग समाधान खोज के अपने देश की जनता को दिक्कत ना हो इसका